Hi guys, welcome to today's session. So till now we have seen कि अगर मुझे simply browser पे जाके कुछ काम करना होता है JavaScript का तो how do I do that, right? I simply open up a browser window. उसके अंदर I open the console and I start typing on to that, right? But obviously जब आप लोग JavaScript की बात करते हैं तो it is always used in connection or in conjunction with HTML. तो हमारे लिए बहुत important है ये चेक करना कि HTML के that is your particular web page जो आप बना रहे हैं उसके साथ आप JavaScript को किस तरीके से अटैच करते हैं in order for it to work properly. Right? So let us begin with that. एक बार फटाफट ये चीज़ देखते हैं और फिर आगे मूव करेंगे. Right? So this is the first HTML page I am creating over here. ठीक है, तो ये है हमारा index.html. अब इसके अंदर मैंने एक बॉयलर प्लेट कोड डाल दिया है ना, एक टेम्पलेट डाल दी है एंड आई एम गोइंग टू राइट अ वेरी सिंपल हेडिंग दैट इज दिस इज आवर जावास्क्रिप्ट सेशन, राइट. और अब मुझे क्या करना है कि मुझे इस पेज के साथ जावास्क्रिप्ट यूज करनी है, क्योंकि अगर आप सोचोगे तो अभी तक हम लोग अलग अलग सेपरेट सेपरेट फील्ड्स में यूज कर रहे हैं, बट इन एक्चुअलिटी आप कभी भी कंसोल खोलकर जावास्क्रिप्ट यूज नहीं करने वाले हो. अगर आप सच में जानना चाहते हो कि जावास्क्रिप्ट कहाँ यूज होता है तो इट इज गोइंग टू बी यूज्ड इन द वेब पेज इटसेल्फ, है ना. तो इसीलिए रादर देन टाइपिंग इट ओवर देयर अगेन एंड अगेन, नाउ वी वांट टू शिफ्ट टू आवर फाइल्स, राइट. तो ये हमारा वेब पेज हमने बनाया है HTML के थ्रू. तो दिस इज अ सिंपल HTML फाइल. और अगर आप इसे ओपन करते हैं विद लाइव सर्वर then you will notice that this is what is coming, right? तो इस तरीके से मेरा वेब पेज इस टाइम दिख रहा है. Now I want to check कि जो इसके साथ associated स्क्रिप्ट फाइल है वो कैसे चलेगी. तो सबसे पहले हमारा काम है कि हम कंसोल को ओपन अप करते हैं, ठीक है. सो आप लोगों को कमांड पता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे. तो जैसे ही आप इस कमांड को आप इस शॉर्ट की को यूज करते हो सो आपका जो कंसोल होता है वो ओपन अप हो जाता है. एंड अगर मैं रिफ्रेश करूं दैट व्हाट पर्टिकुलर स्क्रिप्ट इज रनिंग एट द मोमेंट, तो यू विल सी दैट नथिंग इज रनिंग एज ऑफ सच. मतलब कुछ आउटपुट तो एटलीस्ट नहीं ही आ रहा है. ऑल राइट, अब इसको हम मिनिमाइज करके थोड़ा सा राइट हैंड साइड में फिक्स कर देते हैं एंड लेट अस फिक्स आवर फाइल टू द अदर साइड. तो ये हम लोगों ने अपनी फाइल को फिक्स कर लिया है अपने लेफ्ट हैंड पोर्शन में. ऑलराइट, सो ये आप लोगों की HTML फाइल है, ठीक है, जिसका आउटपुट आपको यहाँ पर दिख ही रहा है कि दिस इज आवर जावास्क्रिप्ट सेशन, ठीक है. और जो भी आउटपुट जो मैं स्क्रिप्ट फाइल लगाऊंगी उससे आएगा वो अब हमारा कंसोल पर हम देखना चाहते हैं. So this is how I create any new script file, that is script.js. आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, राइट. तो मैंने इसका नाम रखा है script.js, राइट. अब मुझे इस script.js को अपनी index.html के साथ अटैच करना है. So what will I do? I will do a very simple trick which is कि यहाँ पर मैं एक script tag लगा दूंगी, राइट. So टाइटल के ऊपर मैंने ये स्क्रिप्ट टैग लगाया और इसमें अब मुझे मेंशन करना है कि मैं स्क्रिप्ट ले कहाँ से रही हूँ, कौन सी फाइल से मैं अपनी स्क्रिप्ट या फिर जावा स्क्रिप्ट को उठाऊंगी. तो आई एम सेइंग src is equals to dot slash and script dot js. So this is the source from where I want to take the script of this particular web page. ठीक है. अब नेक्स्ट टास्क क्या है कि आप लोग इस चीज को समझना कि आपकी index.html फाइल यहाँ है, script.js फाइल यहाँ पर है, राइट. तो जैसे ही आप बोलते हो कि index.html को ओपन कर लो लाइव सर्वर के साथ या फिर उसे ब्राउजर के अंदर रन कर दो, तो जितने भी अटैच्ड फाइल होते हैं इस HTML फाइल के अंदर वो सारे के सारे उनके रेफरेंसेस की हेल्प से कि उनकी लोकेशंस की हेल्प से वो ब्राउजर को दे दिए जाते हैं, ठीक है. तो अगर आप अपने ब्राउजर के अंदर एलिमेंट्स चेक करोगे इस टाइम या फिर नेटवर्क चेक करोगे, व्हाट ऑल थिंग्स हैव कम फ्रॉम दी नेटवर्क व्हेन हम लोगों ने जब इस HTML फाइल को चलाया था, तो आप नेटवर्क पे जाओ एंड इसे रीरन करो, ठीक है. तो ये देखो सबसे पहले index.html फाइल आई और उसके तुरंत बाद इनिशिएटर कौन है, index.html फाइल ही है इनिशिएटर जिसने इस script.js फाइल को कॉल किया है, ठीक है. तो script.js फाइल भी आकर कहाँ पर बैठ चुका है इस टाइम, आपके ब्राउजर के ऊपर,
ठीक है। अब अगर इसके अंदर कुछ चीजें होंगी, इसके अंदर कुछ कोड लिखा होगा, तो वो भी ऑटोमेटिकली रन करने लगेगा। ठीक है। अब आपने सपोज ये दोनों फाइल्स यहाँ पर भेजी और आपने बोला कि script.js को बोला कि आप कंसोल इज बेसिकली दिस पर्टिकुलर प्लेस, है ना। तो आपने जब ये script.js नेटवर्क के थ्रू अपने ब्राउजर के अंदर भेजा, तो आपने बोला कि जो उसका कंसोल है, उस ब्राउजर का जो कंसोल है पर्टिकुलर, उस पर कुछ लॉग करा दो इन द सेंस कुछ प्रिंट करा दो। ठीक है। और जैसा कि हमारा बेसिक कोड होता है, बेसिक टेक्स्ट होता है जो सबसे पहले हम प्रिंट कराते हैं, दैट इज हेलो वर्ल्ड। तो हमने ये सेव किया एंड यू कैन सी कि जैसे ही आप लोगों ने इसे सेव किया और इसे रिफ्रेश किया, तो script.js ने हेलो वर्ल्ड यहाँ पर प्रिंट करा दिया। सो इट इज वेरी अमेजिंग, राइट। सो दिस इज हाउ वी हैव एग्जीक्यूटेड आवर जावास्क्रिप्ट कोड थ्रू अ फाइल, है ना, जो हम लोगों ने HTML के अंदर अटैच करी हुई थी। ठीक है। नाउ यू मस्ट हैव थॉट ऑफ इट कि आपने स्क्रिप्ट का जो टैग है वो लाइन नंबर 6 में ही क्यों लगाया है, वाई नॉट एट लाइन नंबर 11, 12 और समवेयर एल्स, राइट। तो अभी के लिए आप बस इतना समझ सकते हो कि आप जहां पर भी स्क्रिप्ट टैग को लगाओगे, उसी मोमेंट पर आपकी स्क्रिप्ट फाइल जो है वो चलेगी। तो अगर आपने इसे यहाँ पर लगाया है विच इज कि आफ्टर creating your h1 tag, after placing your h1 tag onto the browser, after that you want this hello world to be to run onto your कंसोल। ठीक है। तो अगर आप ये ऑर्डर चाहते हो, ये स्पेसिफिक ऑर्डर चाहते हो, तो आप स्क्रिप्ट को नीचे लगा सकते हो, अदरवाइज आप स्क्रिप्ट को ऊपर भी लगा सकते हो, राइट। सो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज मैंने एक प्रॉम्प्ट लिया, राइट, एंड प्रॉम्प्ट दूसरी स्क्रिप्ट फाइल में ले लेते हैं, या फिर एक और तरीका जो हमारे पास है स्क्रिप्ट लगाने का, इट इज थ्रू स्क्रिप्ट टैग। ठीक है। ये स्क्रिप्ट टैग हमने लिया और इसके अंदर मैं डायरेक्टली अपनी स्क्रिप्ट दैट इज जावा स्क्रिप्ट का कोड लिख सकती हूँ इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग द फाइल। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि मुझे एक चीज प्रॉम्प्ट करानी है। ठीक है। प्रॉम्प्ट फंक्शन बहुत ही सिंपल फंक्शन है। अगेन ये आप लोगों को एक बेसिकली एक पॉपअप दे देता है जिससे आप कुछ भी एंटर करा के दे सकते हो। ठीक है। तो इस प्रॉम्प्ट में मैंने लिख दिया दैट एंटर सम नंबर। ठीक है। अब आप ऑर्डर चेक करना, तो ऑर्डर किस तरीके से रहने वाला है, सबसे पहले ये स्क्रिप्ट फाइल रन होगी। ठीक है। प्रॉम्प्ट एंटर सम नंबर, उसके बाद ये h1 टैग लोड होगा एंड देन लास्ट में ये जो script.js वाली फाइल है ये रन होगी। तो ये मैंने किया सेव और देखो जैसे ही हमने सेव किया तो सबसे पहले आ रहा है प्रॉम्प्ट, लेकिन प्रॉम्प्ट के साथ साथ आप ये भी चीज चेक करोगे कि अभी तक h1 जो है वो लोड हुआ ही नहीं है। इसका मतलब आफ्टर फिनिशिंग दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, आफ्टर फिनिशिंग दिस स्क्रिप्ट टैग, देन ओनली दिस h1 इज गोइंग टू वर्क। सो दैट्स वाई आप कहाँ पर स्क्रिप्ट को यूज कर रहे हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके बेसिस पे आपके जो एलिमेंट है वो एक्सेसिबल होंगे आपके लिए। सो एंटर सम नंबर मैंने बोला 23, और उसके बाद ये वाली जो आपका h1 टैग था वो भी लोड हो गया, है ना। यू कैन सी इट कि ये h1 टैग भी लोड हो चुका है ना। इसे मैक्सिमाइज करके आप लोग देख सकते हो। एंड देन जो दूसरी स्क्रिप्ट फाइल थी जिसके अंदर हमने console.log hello world लिखा था, वो भी यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है। ठीक है। सो दिस इज हाउ थिंग्स आर वर्किंग। ऑलराइट। सो दिस इज व्हाई ऑर्डर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि हमें समझ में आ गया कि किस तरीके से अटैच करनी है फाइल, है ना। अब हम यहाँ पर एक सिंपल सा मैसेज प्रिंट करा देते हैं कंसोल के ऊपर, जावास्क्रिप्ट सेशन। ऑलराइट। ठीक है। इसके बाद अब हम कुछ चीजें इसमें समझते हैं। तो क्योंकि जो आपका HTML फाइल होता है, ठीक है, जो आपका HTML फाइल होता है, ये आपके वेब पेज के एलिमेंट्स को डिफाइन करता है कि इस वेब पेज के अंदर ये जो व्हाइट वाली स्पेस है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं। इसके अंदर h1, h2, h3, है ना, जो हेडिंग टैग्स होते हैं वो हो सकते हैं। इसके अंदर पैराग्राफ्स हो सकते हैं, इसके अंदर इनपुट टैग्स हो सकते हैं, फॉर्म्स हो सकते हैं, आई फ्रेम्स हो सकते हैं, राइट। व्हाट ऑल एलिमेंट्स यू वांट। ठीक है। वो एलिमेंट्स आप किसके थ्रू लगा सकते हो किसी भी वेब पेज के अंदर, तो वो आप लगाते हो किसी भी इंडेक्स, मतलब किसी भी HTML फाइल के थ्रू। ठीक है। अब सपोज आपको इन एलिमेंट्स को कुछ डायनामिक नेचर प्रोवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल यू वांट कि ऑन क्लिक ऑफ सम बटन द कलर ऑफ योर पेज शुड चेंज, मतलब आफ्टर लोडिंग योर फाइल इनटू द ब्राउजर। ठीक है। इस चीज को समझना that after loading your HTML file into the browser, after that when you want to do a lot of changes, you want to make your website very dynamic in nature,
उस टाइम पे आप जिस चीज को यूज करते हो इस डायनामिसिटी को अचीव करने के लिए, उसको बोलते हैं जावास्क्रिप्ट। ठीक है, इसीलिए हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, बिकॉज वी वांट टू अचीव अ लॉट ऑफ डायनामिक थिंग्स फ्रॉम आवर वेब पेज। ठीक है, डायनामिक चीजों का एक एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ। आप सपोज रजिस्टर करते हो अपनी वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट के ऊपर आप रजिस्टर करते हो। ठीक है, तो आपके पास एक फॉर्म आता है सामने। उस फॉर्म के अंदर you basically give your all the details such as आपका नाम क्या है, आपका ईमेल क्या है, आपका फोन नंबर क्या है, right, etc etc etc, so you give out a lots of information, है ना, and then you click on to this register button। ठीक है, लास्ट में आप क्या करते हो, रजिस्टर बटन को आप क्लिक कर देते हो। तो जैसे ही आप रजिस्टर बटन को क्लिक करते हो, व्हाट हैपेंस इज ऑल दिस इंफॉर्मेशन जो आपने एंटर की है इज सेंट बैक टू द बैकएंड। ठीक है, अब बैकएंड जो है वो कोई कंप्यूटर है जो किसी और आईपी एड्रेस पर है, राइट, एंड बैकएंड से आपको मिल जाता है एक नोटिफिकेशन दैट यस यू हैव बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। और उसके बाद आप क्या बोलते हो कि ठीक है, नाउ लेट अस लॉग इन इनटू द पेज। लॉग इन करने के लिए तो सबसे पहले तो जैसे ही आपको बैकएंड से अप्रूवल मिलता है दैट यू आर रजिस्टर्ड, सबसे पहला डायनामिक नेचर जो आपके सामने आता है वो ये आता है कि लॉग इन पेज ऑटोमेटिकली ओपन अप हो जाता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। है ना, आपने रजिस्टर का बटन क्लिक किया एंड आफ्टर गेटिंग अ गुड रिस्पॉन्स यू आर रीडायरेक्टेड टू अ लॉग इन पेज। ठीक है, आफ्टर लॉगिंग इन, तो आपने रजिस्टर तो कर ही लिया है, अब आप सेकेंड टास्क क्या करोगे, लॉग इन करोगे इनटू द सिस्टम। तो जब आप लॉग इन करते हो तो आपके सारे के सारे क्रेडेंशियल्स मैच होते हैं एंड आफ्टर दैट अगेन यू आर रीडायरेक्टेड टू सम लैंडिंग पेज, सम होम पेज बेसिकली, है ना, किसी डिफरेंट होम पेज पर आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाता है। इसी तरीके से सपोज आप कोई शॉपिंग कर रहे हो, सो दिस इज जस्ट अ सिंपल एग्जांपल, है ना, इसको हम और डिटेल में समझेंगे, बट अभी हम बस ये देख रहे हैं कि यस समहाउ ऑटोमेटिकली थिंग्स आर चेंजिंग ऑन आवर फ्रंट व्यूज, है ना। तो ये सब जो डायनामिक नेचर अटेन हो रहा है इसमें बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है आपका जावास्क्रिप्ट। ये कैसे करता है वो हम इस कोर्स में पढ़ेंगे ही ऑब्वियसली, बट दीज आर सर्टेन एग्जाम्पल्स, राइट। इसी तरीके से सपोज आप अमेजोन पर अमेजोन वेबसाइट पे आप इस टाइम कुछ शॉपिंग करने आए हुए हो। ठीक है, सपोज आप शूज खरीदना चाहते हो या फिर आप वॉलेट खरीदना चाहते हो, वॉटेवर, है ना, तो आप कुछ कुछ चीजें बेसिकली खरीदना चाह रहे हो। तो नाउ एट द एंड व्हाट यू डू इज कि जो भी चीजें आपको खरीदनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऐड टू द कार्ट करते हैं हम लोग, सबसे पहला ऑप्शन। और कार्ट में ऐड करने के बाद, ठीक है, देन व्हाट यू डू इज कि आप चेकआउट करते हो या परचेज करते हो बेसिकली, राइट। तो आपका जो मनी होता है वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है फ्रॉम द बैंक। so this is also certain dynamic nature that your website is providing, है ना, कि अगर आप ध्यान से देखो तो पहले डायनामिक नेचर देखते हैं आप, तो सबसे पहले शू के ऊपर लिखा हुआ आ रहा था कि ऐड। ठीक है, जब आप ऐड कर लेते हो तो फिर आपका ऑप्शन चेंज होके क्या आ जाता है कि बाय नाउ, राइट। सो दीज आर द डिफरेंट डायनामिक बिहेवियर दैट योर website shows you according to the feedback it is getting from you, right? So this is what I was telling you about JavaScript कि वो कैसे आपके वेब पेज को डायनामिक नेचर प्रोवाइड करता है, right? I think that this is clear. Now let us move to the next point. तो अब क्योंकि इतना सारा डेटा हम लोग हैंडल कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी भी शू को खरीदना चाह रहे हो तो उसके एसोसिएटेड एक कॉस्ट है ना। अगर आप किसी अम्ब्रेला को खरीदना चाह रहे हो, राइट, इस चीज को आप लोग समझना कि अगर आप अब सेम amazon.com से अम्ब्रेला खरीदना चाह रहे हो तो उसके एसोसिएटेड भी एक कॉस्ट है, राइट। तो सपोज ये $12 का है, ये $24 का है, right? In the same way, suppose you also want to purchase one computer, so there is a cost associated with it as well. So suppose वो $300 का है, right? Just an example. So now the user want कि भाई ठीक है सब different different cost हैं, but how much do I have to pay? तो आप उसे बोलोगे कि भाई आपको पे करना है 12 plus 24 plus 300, right? And then
आपको मे बी उसके ऊपर कुछ जीएसटी भी लगाना पड़ेगा या फिर कोई डिफरेंट टाइप का टैक्स भी लगाना पड़ेगा, कुछ शिपिंग चार्ज भी लगाना पड़ेगा, राइट। सो वी वांट कि ये सब चीजें ना हवा में ना हो, ये सारी चीजें ना कहीं स्टोर होके रहे, ताकि जब भी मुझे इन्हें फिर से यूज करना पड़े तो मतलब आई शुड नॉट बी राइटिंग इट अगेन एंड अगेन कि 12 + 24 + 300, है ना। आई शुड स्टोर इट समवेयर सो दैट जब भी मुझे नेक्स्ट टाइम इनका यूज करने का मन करे तो मैं उस स्टोरेज स्पेस से उन्हें डायरेक्टली उठा लूँ। सो व्हाट आई डिड इज कि मैंने इन सबको एक वेरिएबल में स्टोर करा लिया। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने अपना जो भी शू का कॉस्ट था, ठीक है, वॉट एवर इट वॉज, ठीक है, उसको मैंने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लिया, राइट। वेरिएबल का नाम क्या है, शू कॉस्ट, राइट। एंड ये लेट क्या है, बेसिकली हम जब भी वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो हमें लेट को यूज करना पड़ता है। वी विल डिस्कस दैट इन मोर डिटेल, बट इस तरीके से हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। नाउ व्हाट इज वेरिएबल? सो वेरिएबल इज समथिंग जिसकी वैल्यू वरी करती है, ठीक है, मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो कभी कभी क्या होता है कि अभी इस मोमेंट पे सपोज ये जो शू कॉस्ट लिखी गई थी वो सपोज 14 अक्टूबर को लिखी गई थी, ठीक है। और क्या हुआ कि सेल के चक्कर में, क्योंकि न्यू ईयर आ रहा था, तो न्यू ईयर क्रिसमस सब कुछ आ रहा था, तो ऑन 25 दिसंबर सपोज ये वाली जो कॉस्ट थी उसे चेंज कर दिया गया। तो आपके पास अब दो तरीके हैं, आइदर आप एक नया वेरिएबल क्रिएट करो और उसके अंदर इस नई शू कॉस्ट को स्टोर करा लो, क्योंकि आपको स्टोर तो कराना है, बिकॉज आप हवा में चीजें नहीं रख सकते हो, बिकॉज फिर उनका एग्जिस्टेंस नहीं होता है, राइट। तो आपके पास दो ऑप्शंस थे, आइदर आप एक नया वेरिएबल यूज करो और अदरवाइज आप अपने पुराने वेरिएबल का ये जो डेटा है उसे अपडेट कर लो। तो हमने सोचा कि देखो, नया वेरिएबल मतलब नई स्पेस लेगा मेमोरी के अंदर, इंस्टेड हम इसी शू कॉस्ट को अपडेट करके, है ना, और क्योंकि डिस्काउंट आ रहा है तो $15 कर देते हैं, राइट। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि शू कॉस्ट की पहली कॉस्ट थी 20, शू कॉस्ट को हमने बाद में अपडेट करके कर दिया 15। इट मीन्स दैट यू कैन चेंज द वैल्यू ऑफ शू कॉस्ट, है ना। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज वेरिएबल्स, क्योंकि आप इनकी वैल्यूज को कभी भी चेंज कर सकते हो, राइट। इन द एंटायर कोर्स ऑफ योर प्रोग्राम आप कभी भी इनकी वैल्यू को अपडेट कर सकते हो। सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज वेरिएबल, दैट देयर वैल्यूज कैन वेरी, राइट। सो on 25th December itself, I have some other purchases as well that I want to do, जैसे कि मुझे अम्ब्रेला भी खरीदना था, because obviously snowfall होने वाला है, राइट। तो हमें पता चला कि $25 उसकी कॉस्ट है, राइट। अब एक चीज आप लोगों को और दिख रही होगी, कहीं कहीं सेमीकोलन लगाया है, कहीं कहीं नहीं लगाया है, तो ये कम्प्लीटली वैलिड है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे यूजर्स ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस करके आते हैं जहाँ पे सेमीकोलन का यूज किया जाता है। तो आप अगर चाहो, अगर आप बहुत ज्यादा यूज टू हो सेमीकोलन के, so you can use semicolon, otherwise there is another thing which you can do, that you can leave it as it is। जैसे ही आपका एक इंस्ट्रक्शन खत्म होता है, जैसे ही नेक्स्ट लाइन का सिंबल मिलता है, तो वो ऑटोमेटिकली जज कर लिया जाता है दैट ओके दिस इज इट, राइट। सो दिस इज शू कॉस्ट, दिस इज अम्ब्रेला वेरिएबल, एंड देन देयर इज अनदर वेरिएबल एज वेल विच इज सपोज मुझे कुछ हैंड बैग जैसा खरीदना था, ठीक है। सो दिस इज दी हैंड बैग, राइट। हैंड बैग कॉस्ट हमने डाल दी $100, है ना, एंड दिस इज अम्ब्रेला कॉस्ट विच इज $25। अब आप इसके ऊपर कुछ भी ऑपरेशन करना चाहते हो तो यू कैन सिंपली यूज दीज वेरिएबल्स, आपको इन सबको मेमोराइज करके रखने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है कि नहीं, मुझे 25% अपना जो कॉस्ट है वो इंक्रीज करना है, तो आप सिंपली जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो इसी के ऊपर परफॉर्म कर लो, दैट इज शू कॉस्ट इज इक्वल्स टू वॉट एवर द ओल्ड शू कॉस्ट वॉज, है ना। और उसके अंदर 25% का हमने बोला है कि चार्ज एक्स्ट्रा लगाना है, तो 25 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। ये जो भी 25% है शू कॉस्ट का वो निकल कर आ गया, और इसको जो ओरिजिनल प्राइस है उसके साथ हम एड अप कर देते हैं। सो इस तरीके से हमने न्यू कॉस्ट निकाल ली, और वो न्यू कॉस्ट अपडेट होके शू कॉस्ट के अंदर फिर से चली गई, राइट। इसी तरीके से सपोज आप टोटल अमाउंट निकालना चाहते हो, दैट व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ योर परचेज, then what can you do in that particular case? आप simply एक नया वेरिएबल बनाओ, let total cost is equals to shoe cost plus umbrella cost plus handbag cost, right? And अब आप इसे प्रिंट करा के देख लो whether or not you're going to get the right amount. The total cost is coming out as 143.75, which is absolutely correct, right? So this is how we're going to use it. अब आप इस चीज को समझना
अब आप सोच रहे हो कि ये हमने कंसोल पे प्रिंट कराया है, व्हाट हाउ डज इट मेक सेंस? तो इसको आप क्योंकि कंसोल समझ रहे हो, दैट्स व्हाई यू आर थिंकिंग लाइक दिस। अदरवाइज यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक दिस कि अगर ये सेम कॉस्ट आपका इंस्टेड ऑफ कंसोल आपके वेब पेज पर आ जाता है, राइट, जब आप लोग कभी भी चेकआउट करने जाते हो, तो दैट मेक सेंस टू यू, राइट। सो अभी हम लोग कंसोल पर कर रहे हैं, बट लेटर ऑन ऑल ऑफ दीज टेक्स्ट कैन कम टू द वेब पेज ऑल्सो, राइट। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें कैलकुलेशन के लिए वेरिएबल्स चाहिए थे, है ना, क्योंकि हम चीजों को स्टोर करा के रखना चाहते थे, एंड दैट इज व्हाट वी हैव अचीव्ड टिल नाउ। अब हमारा सिर्फ एक छोटा सा टास्क रह गया है कि वॉट एवर द टोटल कॉस्ट इज, वी वॉन्ट टू डिस्प्ले इट ऑन टू अवर वेब पेज, दिस वाइट वाला साइड, रादर देन द कंसोल। बट दैट इज अ वेरी स्मॉल थिंग, ठीक है, वो हम कभी भी कर लेंगे। पहले बस थोड़े से कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, एंड देन इट इज अ वेरी सिंपल थिंग टू डू, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द टोटल कॉस्ट, राइट। नाउ व्हाट हैपेंस इज, ठीक है, हमें समझ में आ गया कि जब भी हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो लेट की हेल्प से करना है। अब बहुत सारे तरीके वेरिएबल डिक्लेयर करने के भी, लेकिन अभी के लिए हम लेट को यूज करेंगे, ठीक है। नाउ अभी हम लोग बात कर रहे थे डेटा स्टोरेज की, राइट, वी वर टॉकिंग अबाउट स्टोरेज, ठीक है। तो अब स्टोरेज देखो डिफरेंट डिफरेंट चीजों का हो सकता है आप नंबर्स स्टोर कराना चाहते हो सकता है आप टेक्स्ट स्टोर कराना चाहते हो सकता है कि मे बी आप ऑब्जेक्ट या फंक्शन या कोई बूलियन वैल्यू, तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हो सकती हैं जो आप स्टोर कराना चाहते हो बेस्ड ऑन योर यूज केसेस। अभी हमने जो चीज स्टोर कराई थी दैट वाज अ सिंपल नंबर, तो हम जानना चाहते हैं कि एक्चुअली में हम क्या क्या स्टोर करा सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द नंबर्स इटसेल्फ। तो सबसे पहली चीज जो हम स्टोर कराते हैं वो है नंबर्स। सो लेट नम, नम हमारा एक सिंपल वेरिएबल है जिसके अंदर हमने 23 स्टोर करा दिया, ठीक है। इसी तरीके से सपोज हमारे पास एक और नंबर है विच इज num2, और अगर आप इस तरीके से कुछ नंबर लिखते हो, दैट इज डेसिमल वैल्यूज वाला नंबर, दैट इज ऑल्सो अ नंबर। एंड इफ यू वांट टू नाउ सी कि व्हाट इज इट रियली अ नंबर, व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस पर्टिकुलर डेटा, राइट, क्या ये 23 और 34.45 सच में एक नंबर्स हैं? इफ यू वांट टू चेक दैट आउट, देन आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग एक टाइप ऑफ ऑपरेटर है जिसे यूज कर सकते हो। तो लेट अस सी दैट। तो सबसे पहले हम num को प्रिंट कराते हैं कंसोल पर। सो कंसोल डॉट लॉग num, और यहाँ पर 23 प्रिंट हो गया। इन द सिमिलर वे हम अब दूसरी चीज क्या करते हैं कि num2 को प्रिंट कराते हैं। सो कंसोल डॉट लॉग num2, ठीक है, इसे भी हमने प्रिंट करा दिया विच इज 34.45। एंड नाउ वी वांट टू चेक कि भाई टाइप क्या है मेरे वेरिएबल का, राइट। सो आई विल सिंपली डू व्हाट इज, मैं यहाँ पर लिखूंगी टाइप 1, ठीक है, मतलब फर्स्ट वेरिएबल का टाइप क्या है, और यहाँ पर एक हमारे पास ऑपरेटर आता है विच इज कॉल्ड एज टाइप ऑफ ऑपरेटर। और किसका टाइप हमें चेक करना है, तो मैंने बोला नम का टाइप चेक करना है, ऑल राइट। इसके बाद जो भी इसका टाइप होगा, नंबर, स्ट्रिंग, वट एवर, वो टाइप 1 के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। इन दिस सिमिलर वे आप टाइप 2 स्टोर करा सकते हो जिसमें आप num2 का टाइप स्टोर कराओगे। सो टाइप 2 इक्वल्स टू टाइप ऑफ num2, एंड दैट्स इट। अब आप साथ में num के साथ भी क्या कर सकते हो, कॉमा लगा के उसका टाइप भी प्रिंट करा सकते हो। तो num कॉमा टाइप 1 एंड num2 कॉमा टाइप 2। सो बोल रहे 23 is a number and 34.45 is also a number, right? So these are our first data type which are called as numbers. अब next data type पर आते हैं, right? इसके साथ हम काफी कुछ काम कर सकते हैं numbers के साथ, but पहले एक बार सबके साथ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से टाइप का डेटा एग्जिस्ट करता है। सो सेकेंड टाइप ऑफ डेटा इज टेक्स्ट, है ना, या फिर स्ट्रिंग। तो सपोज हम लोगों ने लेट एंड देन str और अदरवाइज लेट text, टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर कुछ कैरेक्टर सीक्वेंस लिख दिया, जैसे कि हैप्पी न्यू ईयर, राइट, दिस इज अ टेक्स्ट, राइट, टेक्स्ट और अदरवाइज एन स्ट्रिंग, है ना। तो स्ट्रिंग का या टेक्स्ट का मतलब होता है कि आपका कैरेक्टर सीक्वेंस होता है जो आप डबल कोट्स के अंदर स्टोर कराते हो। इसी तरीके से दूसरा तरीका जो टेक्स्ट को स्टोर कराने का है वो है कि आप सिंगल कोट के अंदर भी स्टोर करा सकते हो। सो टुडे इज January 1, सो दिस इज ऑल्सो अ टेक्स्ट, है ना, दिस इज ऑल्सो एन स्ट्रिंग। इस बार आपने जो सिंटेक्स यूज किया है वो सिंगल कोट को यूज किया हुआ है, राइट। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे। अब आप सपोज चेक करना चाहते हो कि इन दोनों का टाइप क्या है, तो अगेन आप टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज कर सकते हो। तो हमने बोला लेट
टाइप ऑफ टाइप 1 विच इज टाइप ऑफ टेक्स्ट, है ना, एंड यहाँ पर हमने बोला टाइप ऑफ टेक्स्ट, ठीक है, एंड दूसरा हमने क्या किया, टाइप 2, और टाइप 2 किसका टाइप बताएगा, टाइप ऑफ टेक्स्ट 2, एंड देन वी वांट टू प्रिंट दीज थिंग्स आउट टुगेदर, तो हमने बोला कंसोल डॉट लॉग टेक्स्ट के साथ उसका जो टाइप है विच इज टाइप 1 वो प्रिंट करा देते हैं, और दूसरा है कंसोल डॉट लॉग टेक्स्ट 2 के साथ जो उसका टाइप है दैट इज टाइप 2 वो प्रिंट करा देते हैं, एंड ये हमने सेव किया, नाउ यू कैन सी हैप्पी न्यू ईयर, एंड देन उसके साथ में प्रिंट हो गया स्ट्रिंग, कि हैप्पी न्यू ईयर का टाइप क्या है, इट इज अ स्ट्रिंग, एंड इन द सिमिलर वे टुडे इज जनवरी 1, इसका टाइप क्या है, तो इसका टाइप भी स्ट्रिंग है, राइट, सो दिस इज हाउ वी हैव completed this part wherein we were checking the types of string data type, है ना, this is our second type of data which is string. next आता है आपके पास boolean values. boolean values के अंदर या तो आप true रखते हो या तो आप false रखते हो, nothing else. तो for example हमने बोला कि क्या आज is it raining, राइट, इज इट रेनिंग, तो अब ऑब्वियस सी बात है इज इट रेनिंग एक वेरिएबल है, बट या तो आज रेन हो रही है या तो आज नहीं हो रही, सो देयर आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज, आइदर ट्रू और फॉल्स, राइट, इज इट रेनिंग वेरिएबल के अंदर ये दो ही वैल्यूज आ सकती हैं, राइट, तो आप सिंपली या तो लिख दो फॉल्स, ठीक है, अदरवाइज आप लिख सकते हो नेक्स्ट वेरिएबल है सपोज, तो इज इट सनी, एंड वी हैव रिटन ट्रू, so these are the two values which are called as boolean values, ठीक है, अब अगर आप इसका टाइप चेक करना चाहते हैं that type 1 is equals to type of is it raining, and in the same way let type 2 is equals to type of is it sunny, है ना, सो इन द सेम वे हम इनको भी प्रिंट करा के देखते हैं कि व्हाट इज द टाइप ऑफ दीज टू डेटाज, सो इज इट रेनिंग इसका टाइप क्या है, तो वो टाइप 1 के अंदर स्टोर है, और दूसरा है इज इट सनी और उसका जो टाइप है वो टाइप 2 के अंदर स्टोर है, सो इज इट सनी, और यहाँ पे बता रहा है कि जब जहां पर आपने फॉल्स स्टोर किया हुआ है उसका भी टाइप बूलियन है, और जहां पे आपने ट्रू स्टोर किया हुआ है उसका भी टाइप बूलियन ही है, राइट, so this was your third data type which was boolean data type. Alright, then the next data type that comes is your undefined, right, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं, तो जब आप लोगों के पास सपोज आप कोई वेरिएबल डिफाइन करते हो, राइट, सो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन किया जिसका नाम था नम, ठीक है, लेकिन मैंने इसके अंदर कुछ भी वैल्यू पास नहीं की, और अब मैं इसको प्रिंट करा के देखना चाहती हूँ दैट व्हाट इज द वैल्यू दैट इज इनसाइड नम, तो मुझे आंसर मिलता है अनडिफाइंड, ठीक है, सो इट इज ऑल्सो अ डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, जिसका मतलब होता है, देखो हर डेटा का एक मतलब है, राइट, एक जगह आप नंबर्स स्टोर करा रहे हो, एक जगह आप कैरेक्टर सीक्वेंस स्टोर करा रहे हो, एक जगह पे आप पूरे बूलियन वैल्यूज स्टोर करा रहे हो, एक जगह आपने कोई डेटा स्टोर ही नहीं कराया, राइट, सो मे बी कुछ गार्बेज वैल्यू उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पर होगी, right, so because there is certain value but as we have not stored it there, so that's why we are calling this particular value as undefined, this is not defined for us yet, तो अभी तक हमने नंबर को डिफाइन नहीं किया है, दैट्स वाई ये अनडिफाइंड वैल्यू यहाँ पर आ रही है, इसी तरीके से अब जो गार्बेज वैल्यू है उसको हमने कंसीडर नहीं किया, उसको प्रिंट नहीं कराया, राइट, वॉट एवर द वैल्यू इज वो वहां पर उसी तरीके से स्टोर हो जाएगी। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि सपोज हम ये चीज बताना चाहते हैं कि नम के अंदर अनडिफाइंड भी नहीं है, मतलब नम के अंदर कुछ है ही नहीं, तो इस केस में आपके पास एक और कीवर्ड आ जाता है विच इज कॉल्ड एज नल, तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं नम इक्वल्स टू नल, अब अगर आप प्रिंट कराएंगे दैट व्हाट इज द वैल्यू इनसाइड नम, सो कंसोल डॉट लॉग नम, so the answer is coming out as null, right, so this is a different value which is null, so ये भी हमारा एक different type का data है which is null, जो ये बताता है कि हमारा जो particular data है उसमें इस टाइम कुछ भी नहीं है, जो variable है उसमें इस टाइम कुछ भी नहीं है, right, so this is also a different type. Alright, so now the next type of data which we have in the series is basically big int, है ना, तो नंबर्स की जब हम बात कर रहे थे तो नंबर्स के अंदर हम लोगों ने कुछ इस टाइप का डेटा स्टोर कराया था 34, राइट, अब सपोज मुझे बहुत बड़ा नंबर स्टोर कराना है, तो सपोज इस तरीके से मुझे काफी बड़ा नंबर एक स्टोर कराना है, और मैंने बोला कि ठीक है प्रिंट कराओ कि क्या नंबर हमने नम के अंदर स्टोर कराया था, तो इन्होंने हमें कुछ डॉट के अंदर वैल्यूज दे दी, राइट, अब अगर आप इसका प्रिसीजन देखो, प्रिसीजन इन द सेंस कि किस डिजिट तक आपको सही वैल्यू मिल रही है, तो इन्होंने आपको कुछ ऐसा दे दिया है कि 3 पॉइंट, है ना, हम इसी नंबर के साथ साथ लिख देते हैं
in order to understand it nicely. तो इन्होंने हमें कुछ इस तरीके की वैल्यू दे दी है which is 3.444 है ना, and e raised to the power 30, right? तो if you will see then you will notice कि यहाँ तक इस particular 344 तक तो सही वैल्यू मिल रही है हमें, right? So 2323 then 423 423 and then 44. तो यहाँ के बाद इन्होंने कुछ राउंड ऑफ सा कर दिया है और फिर e प्लस 30 दैट इज इंटू 10 रेज टू द पावर 30 ऐसा कुछ कर दिया है। तो मतलब कुछ नंबर ऑफ डिजिट तक के लिए तो प्रिसीजन है, लेकिन उसके बाद प्रिसीजन गायब है, क्योंकि उसके बाद कोई प्रिसीजन नहीं है नंबर के अंदर। अब अगर कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन है जहाँ पर हर एक जो डिजिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे टाइम पे हम इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन में भी ना चाहें। तो ऐसे बड़े नंबर्स को स्टोर करने के लिए हमारे पास एक दूसरा डेटा स्ट्रक्चर आप बोल दो या फिर स्टोरेज यूनिट बोल दो, वो आ जाता है विच इज कॉल्ड एज बिग इंट। सो लेट नम इक्वल्स टू बिग इंट, और इसके अंदर हम सिंगल कोट के अंदर जितना भी बड़ा नंबर होगा उसको यहाँ पर हम डाल देंगे, राइट? अब हम बोलते हैं कि इसको कंसोल पर प्रिंट करा दो, तो कंसोल डॉट लॉग नम। यहाँ पर नाउ यू कैन सी दैट नन ऑफ द प्रिसीजन इज लॉस्ट, ऑल द डिजिट्स आर देयर। अब क्वेश्चन आ सकता है कि हम स्ट्रिंग में भी तो स्टोर करा सकते थे अगर ऐसा कुछ हम कर रहे हैं तो। सो बिग इंट के साथ आपको कुछ ऑपरेशंस भी मिल जाएंगे जो आप परफॉर्म कर सकते हो, स्ट्रिंग के साथ आपको डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस मिलेंगे। सो दैट्स वाई जो चीज जिसके लिए बनाई गई है हम उसी के साथ यूज करें, दैट वुड बी मच बेटर। So that's why we are using big int in this particular case. Now how to identify whether it is a big int or a normal number? तो big int के साथ हमेशा एक small n यहाँ पर attach हो जाता है, which you can see in this particular case as well.